Hello and welcome to my YouTube channel. This is part 2 video of class 12th political science chapter number 1, the Cold War era. In the last video I have covered two topics, which is the Cuban Missile Crisis and what is Cold War. तो आज हम करेंगे the emergence of two power blocks. Okay, so in the last video I told you कि दो पावर बन चुकी थी in the world, दो पावर ब्लॉक्स एस्टेब्लिश हो गए थे, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर. ये दो पावर ब्लॉक्स थे जो कि एस्टेब्लिश हो चुके थे. यूएसए अपनी खुद की अलायंस बना चुका था, वेस्टर्न अलायंस, और यूएसएसआर बना चुका था ईस्टर्न अलायंस. और दोनों के अपने अपने अलायंसेस थे, दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज थी, एंड दीज टू वर द सुपर पावर्स. ये दोनों सुपर पावर्स थी. तो मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था, कि ये दोनों पावर्स ही ये प्रूव करने में लगी हुई थी कि मेरी आइडियोलॉजी बेटर है और मेरी आइडियोलॉजी बेटर है. मतलब यही दोनों प्रूव कर रही थी बस पूरे टाइम थ्रू आउट. ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये यूएसए जो है ये वेस्टर्न अलायंस बनाती है. कैसे बनाती है? देखिए, जो वर्ल्ड वॉर था ये जब हुआ था तो वो यूरोप में हुआ था, और यूरोप में काफ़ी डिवास्टेशन हो गया था, काफ़ी डिस्ट्रक्ट हो गया था यूरोप. तो यूरोप को एड प्रोवाइड करने के लिए जाती है यूएसए, और यूएसए जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनको एड प्रोवाइड करती है, और उस एड को एक प्लान के अंडर रखती है विच इज़ कॉल्ड द मार्शल प्लान. उस प्लान को बोला जाता है मार्शल प्लान. और जो यूएसएसआर एड प्रोवाइड कराती है वो किसको कराती है? बाकी बची ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को कराती है. और इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को जो हेल्प करती है वो किसके अंडर करती है? मोलोटोव प्लान के अंडर. मोलोटोव प्लान के अंडर यूएसएसआर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को हेल्प करती है, और यूएसएसआर मार्शल प्लान के अंडर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को हेल्प करता है, एड करता है फाइनेंशियली, ताकि ये ग्रो कर पाए. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ठीक है, तो यही चीज़ जो होती है ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अलॉन्ग विद द यूएसएसआर क्या बना देती हैं? वेस्टर्न अलायंस. ये क्या फॉर्म करते हैं? वेस्टर्न अलायंस फॉर्म करते हैं. एंड यूएसएसआर अलॉन्ग विद द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज क्या फॉर्म करती है? ईस्टर्न अलायंस फॉर्म करती है. तो ये दो अलायंसेस जो थी ये फॉर्म हो जाती है, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, और इनके बीच में थ्रू आउट लड़ाई होती रहती है. ठीक है, तो अब हमको टू मेन क्वेश्चंस मतलब पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन वाज, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्मॉल कंट्रीज या फिर स्टेट गेव देयर सपोर्ट टू सुपर पावर. देखिए, सुपर पावर भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उनको स्मॉल कंट्रीज हेल्प प्रोवाइड कर रही थी. स्मॉल कंट्रीज जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वो तो इतनी डिवास्टेटेड थी, इवन सुपर पावर्स उनको एड प्रोवाइड कर रही थी. तो कि ये अपना सपोर्ट क्यों दे रहे थे सुपर पावर को? इनको क्या फ़ायदा हो रहा था? देखिए, सबसे पहला तो इनको प्रोटेक्शन मिल रहा था. सबसे फर्स्ट जो इनको एडवांटेज हो रहा था वो इनको प्रोटेक्शन मिल रही थी. क्यों? क्योंकि सुपर पावर्स ही इनको प्रोटेक्ट करेगी. अगर दोबारा इन पे कभी हमला होता है तो सुपर पावर विल प्रोटेक्ट देम. क्योंकि हमने एक मिलिट्री फीचर पढ़ा था विच इज कलेक्टिव सिक्योरिटी. मैंने आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बताया था, जिसमें अगर एक पे हमला होता है तो पूरी की पूरी सुपर पावर जो है वो अगेंस्ट फाइट करेगी. तो प्रोटेक्शन मिल रहा है. सेकेंड वॉज वेपन्स मिल रहे थे इनको. ठीक है, वेपन्स मिलेंगे. एंड द थर्ड वन वाज इकोनॉमिक एड. वेपन्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है तो प्रोटेक्शन वेपन्स के थ्रू होगी. एंड इकोनॉमिक एड, जो मैंने आपको दो प्लान्स बताए हैं इसमें, विच वाज मार्शल प्लान एंड मोलोटोव प्लान, वो आएंगे, इकोनॉमिक एड दे रही थी. तो ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से स्मॉलर कंट्रीज वर गिविंग देयर सपोर्ट टू दी सुपर पावर. ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ था कोल्ड वॉर में? देखिए, मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म हुई थी. ना व्हाट इज मिलिट्री अलायंस? देखिए, जो यूएस होता है वो वेस्टर्न अलायंस के लिए क्या बनाता है? नेटो बनाता है. नेटो क्या होता है? देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि याद करनी है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वन मार्कर है. ये फॉर्म हुआ था 1949 में, एंड इसके पार्ट थे 12 स्टेट्स. 12 स्टेट्स इसके मेंबर थे. देखिए, नेटो का क्या काम था? नेटो का काम था ये थी मिलिट्री अलायंस. तो देखिए, अगर एक पे अटैक होगा तो नेटो पूरी पहुंच जाती थी अटैक करने. तो ये जो थी ये एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म हुई थी बाय द यूएस. ठीक है, ऐसे ही इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, नाटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएसएसआर वार्सो पैक्ट बनाता है ईस्टर्न अलायंस के साथ मिलकर. पूरी की पूरी ईस्टर्न अलायंस जिसका हेड था यूएसएसआर, वो वार्सो पैक्ट बनाते हैं जो 1955 में बनता है टू काउंटर बैलेंस नेटो फोर्सेस. नेटो फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए वार्सो पैक्ट बनाती है कौन? यूएसएसआर. ठीक है, इसी के साथ साथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, ये एरिया जो था यहाँ पे यूएसए जाता है, और यूएस से दो और मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म करता है विच इज सीटो एंड सेंटो. ये दो मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म करता है विच वाज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सीटो की फुल फॉर्म थी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेंटो की फुल फॉर्म थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये दो ऑर्गेनाइजेशन यूएस से फॉर्म करता है ताकि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को भी अपने अंडर ले सके. ठीक है, मतलब उनको हेल्प प्रोवाइड करता है. और यूएसएसआर इसी के रिस्पॉन्स में क्या करता है? क्लोज टाइज मेंटेन करता है. किस किस के साथ? चाइना के साथ, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट है. आज तक वहाँ पे, मतलब हमको पता है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था काफ़ी टाइम तक. तो चाइना उसके साथ था. नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और इराक, इन सबकी आइडियोलॉजी सेम होने की वजह से इनके जो लिंक्स थे वो एक दूसरे के साथ थे. अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि ये वॉर जो था ये कोल्ड वॉर था, तो यहाँ पे
एवरीथिंग वाज कि सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। किस ऑर्गेनाइज मतलब किस पावर को, सुपर पावर को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, वही पावरफुल होगी, वही कोल्ड वॉर जीत रही होगी। तो ये लोग क्या करते थे, किसी भी तरीके से कंट्रीज को अपने अंडर लेते थे। तो मिलिट्री यूज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया था, मिलिट्री यूज़ काफ़ी होने लग गया था। और यूरोप जो था वो मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। एरेना इज एरिया, मेन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन था, यूरोप था, क्योंकि यूरोप का ही डिवीजन हुआ था। यूरोप के डिवीजन से वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस फॉर्म हुए थे। तो मिलिट्री यूज़ काफ़ी बढ़ गया था, ताकि ये जितनी भी स्मॉल स्मॉल कंट्रीज हैं इनको अपने अंडर लिया जाए। और ये जितनी भी इंटरनेशनल अलायंसेस फॉर्म हुई थी इस टाइम पे, वो बिल्कुल सुपर पावर्स की नीड्स पे ही फॉर्म हुई थी। अगर सुपर पावर्स को रिक्वायरमेंट है स्मॉलर कंट्रीज की, तो वो ग्रो करते जा रहे थे अपना एरिया बाय टेकिंग कंट्रीज अंडर देयर रूल, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, देयर इज अ ट्विस्ट। अब एक स्टोरी में आता है ट्विस्ट, दो सुपर पावर्स लड़े जा रही है, लड़े जा रही है, लड़े जा रही है। अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज कम, मतलब वो आ जाती हैं ऑन दी ग्लोबल फ्रंट। ग्लोबल फ्रंट पे वो आ जाती हैं नई नई डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज। डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज मतलब जो अभी अभी कोलोनलिज्म से फ्री होकर आती हैं, फ्रीडम पाती हैं। उनमें से एक कौन था, हमारी इंडिया भी थी। हमारी इंडिया भी अभी भी फ्री हुई थी, 1947 में तो फ्री हुई थी। 1945 में हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ 1947 में, इंडिया फ्री हो गई थी। तो ग्लोबल फ्रंट पे बहुत सारी डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज वर कमिंग, ठीक है, दे वर गेनिंग ग्राउंड। तो नाम उन्होंने फॉर्म किया। मतलब अब इसका क्या मतलब है, देखिए अब जब वो आएंगी, फ्री हो जाएंगी, फ्रीडम पालेंगी, तो उनके पास दो ऑप्शन बचेंगे, या तो यूएस को ज्वाइन करो या यूएसएसआर को ज्वाइन करो। तो मतलब अभी तो वो फ्रीडम पाके आए हैं और फिर से उनको यूएस या फिर यूएसएसआर में उन्होंने इंडल्ज कर दिया इस रेस में, वो फिर वो लड़ाई करें। तो क्या होता है कि ये कंट्रीज जो होती हैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करती, और ये क्या बना लेती है, नाम बना लेती है, विच वॉज नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। ये था नॉन अलाइंड मूवमेंट। जितनी भी डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी वो क्या करती हैं, यूएसएसआर की कैंपेन को छोड़ देती हैं और अपनी खुद की एक मूवमेंट चालू कर देती हैं, विच वॉज नॉन अलाइंड मूवमेंट। साथ ही साथ क्रैक्स एंड स्प्लिट्स इन द अलायंसेज ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है। इन अलायंसेस के बीच में क्रैक्स और स्प्लिट्स आने लग जाते हैं। और इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था यूएसएसआर और चाइना। इन दोनों के बीच में फाइट होती है 1969 के अंदर ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट। इनका कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है और इसके ऊपर ये लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्रैक्स एंड स्प्लिट्स भी देखने को मिल रहे थे अलायंस सिस्टम में। तो अब मैंने आपसे कहा था इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको पढ़ने हैं। एक मैंने आपको पढ़ाया था कि स्मॉल कंट्रीज क्यों, मतलब इनका सपोर्ट चाहती थी सुपर पावर्स का। अब इसी के अपोजिट क्वेश्चन है कि सुपर पावर्स तो इतनी बड़ी बड़ी पावर्स थी, इनको क्या ज़रूरत थी स्मॉल कंट्रीज़ की, क्यों इनको स्मॉल कंट्रीज चाहिए थी। तो देखिए फर्स्ट थिंग वॉज, इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए थे वाइटल रिसोर्सेज। वाइटल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, ऑयल वगैरह। तो जो स्मॉल कंट्रीज होती थी उनमें ऑयल, उनके रिसोर्सेज, अगर वो उनको एड प्रोवाइड करेगी, अगर सुपर पावर स्मॉल कंट्रीज को एड प्रोवाइड करेगी, तो बदले में स्मॉल कंट्रीज भी तो कुछ उनको देगी। तो जैसे ऑयल दे दिया, या जो भी उनके वहाँ के रिसोर्सेज थे, जो पॉपुलर रिसोर्सेज थे, वो किसके हो जाएंगे, इनडायरेक्टली सुपर पावर्स के हो जाएंगे। सेकेंड थिंग वॉज टेरिटरी। टेरिटरी क्यों चाहिए होती थी, टेरिटरी टू लॉन्च वेपन्स। वेपन्स लॉन्च करने के लिए हमको क्या चाहिए होती थी, टेरिटरी चाहिए होती थी यूएसए और यूएसएसआर को। तो वो लोग क्या करते थे, स्मॉलर कंट्रीज को एड प्रोवाइड करते थे और उनको अपने अंडर ले लेते थे। थर्ड थिंग वॉज लोकेशन। एक लोकेशन की ज़रूरत थी, किस लिए ज़रूरत थी, स्पाई करने के लिए। देखिए ये जो कोल्ड वॉर था ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्स वॉर था, ठीक है। इसमें कहीं कहीं पे स्मॉल कंट्रीज डायरेक्ट वॉर भी लड़ती हैं, ये जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी लड़ रही थी, साथ ही साथ ये एक स्पाई वॉर भी था। स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूसी करना। तो इन दोनों की जो ये जो जासूसियों वाली जो कंपनी थी, मतलब जो सर्विसेज, जैसे जो इनकी वो थी एजेंसीज थी, वो एक दूसरे को स्पाई कैसे करेंगी। देखिए ये दोनों तो अगर हम जोग्राफिकली देखें तो ये दोनों तो ऐसे ऐसे हैं, इतने अपार्ट हैं। तो यहाँ पे जैसे क्यूबा हो गया, हम क्यूबा का एक जैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो क्यूबा है वो जस्ट इस यूएसए के पास है। तो क्या करेगा यूएसएसआर, यहाँ पे अपने एजेंट्स भेजेगा ये लोकेशन पे। तभी देखें हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी देखा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में उन्होंने यहीं पे मिसाइल लगा दिए, तो ताकि वो उसको थ्रेटन कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी उनको स्पाई करने के लिए, जो पास पास की जगह होंगी वहाँ पे वो ईजिली स्पाई करने के लिए उनको लोकेशन मिल जाएगी। एंड द फोर्थ थिंग वॉज इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट का क्या मतलब होता है, देखिए जो भी ये मिलिट्री मेंटेन कर रही थी ये सुपर पावर्स, जो मैंने आपको बताया नाटो और वॉर्सो पैक्ट, इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन बियर करेगा, तो उसके लिए इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए था। दैट इज वाई स्मॉल कंट्रीज क्या करती हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू द सुपर पावर्स, ठीक है। क्यों वो अकेले अपने मतलब अपने उस बिहाफ पे ही लड़ाई लड़ें, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इन इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता है स्मॉल कंट्रीज से, ठीक है। तो विद दिस हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ विच वॉज द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो अब हम पढ़ते हैं द एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। देखिए जो ये एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट आई एम कवरिंग इट, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है, जितना 1 मार्क्स में आ सकता है उतना ही, ठीक है। इससे कोई 4 मार्कर या 6 मार्कर नहीं मिलेगा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो देखिए एरेनाज में हम
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम पढ़ के आए हैं अभी 1961 से 62 के बीच में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था वो इसी का एग्जाम्पल है। तो एरेनास का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, एरेनास का मतलब होता है एरिया, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में मैंने आपको बताया था कहीं कहीं पे जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं वो लड़ रहे थे, ठीक है, उनके बीच में डायरेक्ट शूटिंग वॉर्स देखने को मिल रहे थे। वो एक तरीके से एक तरीका था डायरेक्ट वॉर लड़ने का, ठीक है। ऐसे ही बर्लिन क्राइसिस भी हुआ था 1958 से 62, जिसमें बर्लिन जो था वो डिवाइड हो गया था ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। ऐसे ही कोरिया में भी क्राइसिस चला था 50 to 53, जिसमें ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गए थे। और कॉन्गो क्राइसिस 1960s में चल रहा था। तो देखिए एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर होता क्या है, इट रेफर्स टू द एरियाज जहाँ पे क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड, या तो मतलब हो चुके थे या फिर थ्रेटन टू अकर, इतनी टेंशन थी उन एरिया पे कि वॉर होने लग गए थे बिटवीन द अलायंस सिस्टम्स के बीच में, बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। होती है ना, एक डायरेक्ट वॉर लड़ने के लिए सर्टेन लिमिट्स उन्होंने क्रॉस नहीं की। बाकी तो वॉर तो हुए, शूटिंग वॉर्स हुए, बट जो यूएस और यूएसएसआर थी वो इनको बाहर से सपोर्ट कर रही थी। मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वॉर देखने को नहीं मिला। तो इसी के अंदर मीडिएटिंग रोल भी प्ले कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट लोग, जैसे कि नैम कंट्रीज जो थी वो मीडिएटिंग रोल प्ले कर रही थी। वो कोल्ड वॉर राइवलरीज को सॉफ्टन करने का काम कर रही थी। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या किया था, कोरियन क्राइसिस में हेल्प की थी, मीडिएट करा था। ऐसे ही जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम पे, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कॉन्गो क्राइसिस में मीडिएट करने के लिए मीडिएट किया था। तो इस तरीके से एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। ऑल्सो इसके अंदर 3 ट्रीटीज साइन हुई थी विच वॉज न्यूक्लियर मतलब आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी 3 आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। फर्स्ट वन वाज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कौन से ईयर में हुई थी, 1963 में। सेकंड वाज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1967 में हुई थी। और थर्ड वन वाज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो 1972 में हुई थी। ये ट्रीटीज क्या है, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। देखिए मैंने आपको बताया था जो यूएसए हैं और यूएसएसआर हैं, ये क्या रखती थी अपने पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखती थी, न्यूक्लियर वेपन्स रखती थी। तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना हो, देखिए वर्ल्ड वॉर थर्ड के लिए हम क्यों डरते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉर होता, ठीक है, और उसमें पूरा वर्ल्ड ही डिवास्टेट हो जाता। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर थर्ड से इतना डरा जाता है। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको लिमिटेड वे में यूज़ करना और सिर्फ पीसफुल वे में यूज़ करना, ये था आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ का मेन मोटिव। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, सुपर पावर्स थी, अलॉन्ग विद अदर पावर्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो एक साथ आके वो इन ट्रीटीज़ को साइन करते थे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का जितना भी यूज़ हो, मतलब जितना कम यूज़ हो उतना कम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनमें से एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कहती है, ये बोलती थी कि 1967 से पहले जिन भी कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं, उनका टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, सिर्फ वो ही न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडिया ने कभी भी साइन नहीं किया, आज तक साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है और ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स से मतलब ये अगेंस्ट है उसके, ठीक है। सो विद दिस हमारा एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर भी कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन माई नेक्स्ट वीडियो. Please like and share my video and also subscribe to the channel. Thank you for watching. Bye bye. Take care.